प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। देखिए, इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ खगोलीय दूरदर्शी या जिसको आप अपवर्तक दूरदर्शी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण जो है वस्तु का प्रतिबिंब देखने की प्रक्रिया हो रही थी, चाहे वो अदृश्यक लेंस हो चाहे नेत्रिका लेंस हो, दोनों में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। लेकिन एक समस्या क्या आ गई थी, अगर हमें वस्तु का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए ये आवश्यक था कि अदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी का होना चाहिए, बड़े द्वारक का होना चाहिए, क्योंकि m इजिकल टू हमारे पास आ गया था -f0/fe। आपने देखा पीछे, तो अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। लेकिन अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होने से दूरदर्शी में ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा, जिस कारण से गोलीय विपतन की स्थिति आ जा सकती है और हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट नहीं बनेगा और हमें वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। तो उस दोष के निवारण के लिए, गोलीय विपतन के दोष को हटाने के लिए या उसको कम करने के लिए हमारे पास दूसरे प्रकार का जो दूरदर्शी होता है उसे बोलते हैं परावर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी का सिद्धांत भी वही है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिद्धांत की। किसी दूर स्थित वस्तु का आंख की रेटिना पर बड़ा दर्शन कोण बनाना ताकि हमें वो वस्तु बड़ी दिखाई दे सके। ये इसका मूल उद्देश्य है दूरदर्शी का। और इसके लिए इसकी बनावट कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। रचना, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। देखिए, इसमें हम जिस प्रकार से अपवर्तक दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में आपने देखा कि एक अदृश्यक लेंस, एक जो है नेत्रिका लेंस लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने एक अदृश्यक के रूप में एक अवतल दर्पण लेना, एक बड़े द्वारक का या बड़ी फोकस दूरी का कह सकते हैं एक अवतल दर्पण लेना है और साथ ही एक समतल दर्पण M2 भी होता है। तो कैसे वो आगे होता है उसको बाद में बात करेंगे। तो दर्पण M1 होता है, उसकी जगह हम उसको लेते हैं, जैसे वहाँ पर अदृश्य के रूप में बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते थे। इसमें भी एक बड़ी खोखली धातु की नली होती है, जिसके एक सिरे पर हम इस अवतल दर्पण को लगा देते हैं और उसके दूसरे खुले सिरे पर हम उसको ओपन रखते हैं और उससे हम वस्तु को आगे देखते हैं, जहाँ पर वस्तु है उसकी ओर उसको करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। साथ ही इस अवतल दर्पण से कुछ इसके दूरी पर हम क्या करते हैं, नली के अंदर एक समतल दर्पण M2 भी लगाते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है कि इस नली के बगल में हम एक दूसरा उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका। ये नेत्रिका का काम करता है। ये हो गया अदृश्यक, ये अविदृश्यक लेंस हो गया। ठीक है। अदृश्यक दर्पण तो ये नेत्रिका का काम कर लेता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जो दूर स्थित वस्तु AB है उससे आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण M1 से परावर्तित होकर के दर्पण M2 पर जाती है। आप देख रहे होंगे ये प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ पर आ गई, ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ पर आ गई। इस समतल दर्पण से भी ये दोनों प्रकाश की किरणें फिर परावर्तित होकर के
इस दिशा में निकल जाती है और ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये जो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और इस बिंदु से अगर हम ये जो मुख्य अक्ष है हमारी नेत्रिका लेंस की उस पर एक लंब डाल देंगे तो ए डैश बी डैश ये जो होगा ये हमें नेत्रिका के आभासी वस्तु का काम करेगा। लेकिन हमें ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पर से ना आकर के कहीं पीछे जो है बी डबल डैश से आ रही है। तो इस बी डबल डैश से हम क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे। ए डबल डैश बी डबल डैश जो होगा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। हमें वस्तु जो है बड़ी प्रतीत होगी, बड़ा प्रतिबिंब हमें जो है नेत्रिका के द्वारा दिखाया जाएगा। तो ऐसे इसके कारण जो है प्रतिबिंब बनता है। ये रचना होगी और कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर नेत्रिका, उसी प्रकार से नेत्रिका के फोकस पर इसमें भी क्रॉस तार लगा होता है, जिसको सबसे पहले स्क्रू दंड चक्र की सहायता से इसको आगे पीछे इसको खिसका करके नली में उस क्रॉस तार को हमें देखना होता है। जब क्रॉस तार हमें दिखाई देता है नेत्रिका लेंस से तो समझ लो कि अब जब हम वस्तु को देख रहे होंगे, दूर स्थित वस्तु को, तो हमें वस्तु का जो है बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसकी बनावट है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। और ऐसे ही हम यहाँ पर इसका फिर ये समायोजन भी हो गया, अभी मैं बात कर रहा था समायोजन की। और फिर आता है आवर्धन। आवर्धन m इजिकल टू उसी प्रकार से बीटा अपॉन अल्फा, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब है इसके द्वारा कितना कोण बना हमारी नेत्रिका पर, हमारी आँख पर, और जो वस्तु दूर स्थित वस्तु है उसके द्वारा हमारी आँख पर कितना दर्शन कोण बना, उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहेंगे। तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हमने पीछे पर आवर्तक दूरदर्शी में उसके आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखा, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम निकाल सकते हैं। F0 अपॉन Fe इसका भी सूत्र आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये परावर्तक दूरदर्शी हो गया। और मुझे ये लगता है कि आप इन चीज़ों से विज्ञ हो गए हैं और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ से आपके पास लगभग हर वर्ष जो है 4 से 5 नंबर का जो है प्रश्न आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्रियाविधि को समझाइए, और उसमें एक न्यूमेरिकल आपको जोड़ रखा होगा। ऐसे दूरदर्शी में, ऐसे परावर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी में तो बहुत ही सिंपल है। लगा आपको जटिल रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दे देंगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले चित्र को समझना है आपने, चित्र में कैसे कैसे काम कर रहा, कौन अपदृश्यक लेंस है, कौन नेत्रिका लेंस है, किस में जो है अपदृश्यक बड़ी फोकस दूरी का होता है, किस में छोटी फोकस दूरी का होता है, किस में नेत्रिका बड़ी फोकस दूरी का होता है और अपदृश्यक लेंस नेत्रिका बड़ी फोकस दूरी का होता है, किस में छोटी होता है। तो ये जो है सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, और तब जा कर के आप जो है अच्छे ढंग से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो सिंपल बात है, सबसे पहले उसका सिद्धांत होना चाहिए प्रत्येक में, चाहे सूक्ष्मदर्शी में हो, चाहे खगोलीय दूरदर्शी में हो, चाहे परावर्तक दूरदर्शी में। सबसे पहले उसका सिद्धांत, वो कैसे, किस सिद्धांत पे काम करता है। सीधी बात है, बड़ा दर्शन कोण बनाना, ठीक। दूसरी बात, उसकी बनावट कैसे होती है, संरचना कैसे होती है। रचना, जो उपकरण होगा सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, उसकी बनावट क्या है। फिर एडजस्टमेंट, समायोजन, ठीक है। फिर उसकी आवर्धन क्षमता, और फिर उसके जो 2 केस होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी पहले स्थिति में कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और दूसरे केस में कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो दोनों स्थिति में आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं और दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वहाँ पर
क्या होती है। तो प्रत्येक स्थिति में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिमाग में बिठा करके चलना है कि ऐसा हमने इसको तैयार करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको कर देंगे। ठीक, फिर मिलते हैं आगे। फिर आज ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया। अब हम इसके न्यूमेरिकल आपको बताएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको देखना ना भूलें। तब तक आप इन वीडियो को तैयार कीजिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।